हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को तेजपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो TUEE एग्ज़ाम होने वाली है इस ईयर में, उस एग्ज़ाम में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक सिखाऊंगी बाय यूजिंग MCQs। सो सैम्पलिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज सैम्पल्स की वजह से हम लोग बहुत ही कम समय में एंड बहुत ही कम कॉस्ट में रिसर्च को स्टडी कर सकते हैं एंड एज वेल हम लोग डेटा को भी अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सैम्पलिंग टेक्निक के दो टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस वीडियो हम सभी लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक देखेंगे, वो भी इन डिटेल। एंड दैट्स वाई अगर आपको कोई भी डाउट्स है आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आफ्टर व्यूइंग दिस सेशन। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे एंड में वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप TUEE एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है ताकि आप सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही PDF में रिवाइज कर सको। एंड दैट्स वाई आपको 80% MCQs यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ TUEE एग्ज़ाम। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। And the course fees are only 699 rupees, which are really very low, right? And income fees में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड TUEE एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ओके, so students, now let us start the today's session. Now the question 1 is 35 sophomores, 30 juniors and 33 seniors are randomly selected from 281 sophomores, 242 juniors and 529 seniors at a certain high school. The sampling technique used here is okay. So इस प्रकार के स्टडी में बेसिकली क्या हुआ है, एक हाई स्कूल है एंड उसमें 3 सब ग्रुप्स बनाए गए हैं जैसे कि सोफोमोर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एजुकेशन के मुताबिक सिलेक्ट किया गया है एंड अकॉर्डिंगली सब ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जैसे कि सोफोमोर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। सो यहाँ पे टोटल 281 सोफोमोर्स है, बट उनमें से रैंडमली सिर्फ 35 सोफोमोर्स को सिलेक्ट किया गया है, बट रैंडमली। ओके, देन यहाँ पे 242 जूनियर्स है एंड उनमें से सिर्फ 30 सीनियर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। एंड आफ्टर दैट 529 सीनियर्स में से 33 सीनियर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। सो ये जो सिलेक्शन टेक्निक है इसे बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है, बट इस सैम्पलिंग टेक्निक का एक नाम है। सो व्हाट इज दैट? सो वेदर इट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, क्लस्टर या फिर स्ट्रैटिफाइड। So students, let us see one by one all of these sampling techniques. Okay, so students, ये सभी basically probability sampling techniques है, जिसका मतलब होता है कि आप randomly samples को select करते हो from the target population. randomly select करने का मतलब होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को और सभी एलिमेंट्स को पॉपुलेशन के इक्वल चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करें। ओके, सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें पूरे टारगेट पॉपुलेशन को आप इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल। सो इन सारे पॉपुलेशन को आप एक सीरीज में लगाते हो एंड आप क्या करते हो, रैंडमली
किसी भी पार्टिसिपेंट को पहले सिलेक्ट करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रैंडमली 10th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया फ्रॉम द सीरीज, देन आफ्टर दैट आप हमेशा उसी नंबर के पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 10th रैंडमली पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर दैट आप 28th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करोगे, देन 30th को करोगे, देन 40th को करोगे. सो ये जो 10th 28th 30th 48th ऐसे अगर आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करोगे, देन ऑब्वियसली एक इंटरवल बनता है, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. एंड इन सभी पार्टिसिपेंट्स को जिनको आपने सिलेक्ट किया है, सो इनमें सभी से आप एक पर्टिकुलर सैंपल बनाते हो इनको इकट्ठा करके. ओके, एंड दिस सैंपल इज यूज्ड बाय यू इन योर स्टडी. ओके, सो दिस इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक. ओके, नाउ विद इन द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे सिर्फ आप पूरे टारगेट पॉपुलेशन में से रैंडमली किसी भी सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि यहाँ पे अगर 1000 पॉपुलेशन है, देन इनमें से किसी भी सैंपल को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो. ओके, विद इन द क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द 1000 पॉपुलेशन. ओके, नंबर ऑफ 1000 पार्टिसिपेंट्स इन द पॉपुलेशन, एंड आप क्या करते हो 1000 पॉपुलेशन के एक सब ग्रुप्स बनाते हो. जैसे कि पहला सब ग्रुप S1 है, दूसरा S2, S3, S4, S5, एंड इनमें से सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली किसी भी सब ग्रुप को चूज करते हो. जैसे कि अगर आपने S1 रैंडमली सब ग्रुप को चूज किया, S4 रैंडमली सब ग्रुप को चूज किया, सो S1 प्लस S4 करके आप एक सैंपल बनाते हो. सो दिस इज द सैंपल जिसको आप स्टडी में यूज करते हो. सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. एंड इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप क्या करते हो, सब ग्रुप्स इसमें बनाते हो, बट फ्रॉम दैट सब ग्रुप आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. जैसे कि इस क्वेश्चन में यही हुआ है. जैसे कि 281 सोफोमोर्स ये एक सब ग्रुप है, लेट अस सी इट इज S1. देन 242 जूनियर्स ये एक सेकेंड सब ग्रुप है, एंड 529 सीनियर्स ये एक थर्ड सब ग्रुप है. ओके, सो इनमें से रैंडमली आपने 35 सोफोमोर्स को सिलेक्ट किया, देन इनमें से आपने रैंडमली 30 जूनियर्स को सिलेक्ट किया, एंड इनमें से आपने रैंडमली 33 सीनियर्स को सिलेक्ट किया. सो दिस इज द सैम्पलिंग टेक्निक विच इज एक्चुअली द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक. All of you understood, and that's why your correct answer should be stratified. And इसे proportional sampling technique भी कहा जाता है, because इसकी मदद से आप सारे सब ग्रुप्स को proportionally डिज़ाइन करते हो, एंड एज वेल सारे सब ग्रुप्स में से आप रैंडमली सैम्पल्स को भी प्रोपोर्शनली सिलेक्ट करते हो. जैसे कि देखो 35, 30 एंड 33 इनके बीच में इतना डिफरेंस है नहीं. सो दीज आर प्रोपोर्शनेट. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी स्ट्रैटिफाइड. Stratified sample is dash within dash between the strata. So whether homogeneous, then heterogeneous, then homogeneous independent, heterogeneous homogeneous, heterogeneous independent. Okay, so students अभी हमने देखा कि what is exactly stratified sampling technique, and उस टेक्निक से जब भी आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो उसे स्ट्रैटिफाइड सैंपल कहा जाता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब टारगेट पॉपुलेशन ये एक हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होता है. हेट्रोजिनस का मतलब है कि पॉपुलेशन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते. ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज यूनिक. ओके, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर नहीं करते, एंड दैट्स वाई अगर आपको टारगेट पॉपुलेशन का एक पूरा सैंपल चाहिए जो कि टारगेट पॉपुलेशन का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो, देन इन दिस सिचुएशन आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को चूज करते हो, बिकॉज आप इसमें हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो. आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो बिकॉज ईच एंड एवरी सब ग्रुप हैज द पार्टिसिपेंट्स जिनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो यहाँ पे अगर आपने S1 सब ग्रुप बनाया है, देन इसमें जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स है उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड उनकी वजह से बेसिकली आपने उनको एक ही ग्रुप में असाइन किया है.
ओके, एंड दैट्स वाई हेट्रोजीनस टारगेट पॉपुलेशन से आप होमोजीनस सब ग्रुप्स बनाते हो। ओके, एंड ऐसे सब ग्रुप्स को बेसिकली स्ट्रैटा कहा जाता है। ओके, सो जैसे कि S1 इज कॉल्ड एज स्ट्रैटा, S2 कॉल्ड एज स्ट्रैटा, S3 कॉल्ड एज स्ट्रैटा। ओके, एंड दैट्स वाई इसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है। एंड दैट्स वाई देखो, स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज homogeneous within and heterogeneous between the strata. Okay, that's why your correct answer should be 1, because ये एक ही सब ग्रुप में ये होमोजेनस है, मतलब एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। बट अगर आप दो सब ग्रुप्स को कंपेयर करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर हेट्रोजेनस विथ ईच अदर, मतलब उनके बीच में कोई भी आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। ओके, now next question is which of the following sampling methods are probability based? so यहाँ पे आपको काफ़ी सारे sampling methods के नाम दिए गए हैं एंड इनमें से आपको probability based sampling methods को चूज करना है। so whether it is cluster sampling, whether it is quota sampling, whether it is systematic sampling, or whether it is dimensional sampling, or whether it is stratified sampling. सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया है इसी वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक में एवरी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस होता है कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करे, एंड दैट्स व्हाई रिसर्चर रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है फॉर द स्टडी। ओके, सो इनमें से क्लस्टर सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि हमने देखा, सिस्टमैटिक भी है एंड स्ट्रैटिफाइड भी है। ओके, एंड इनके जो डेफिनेशंस है वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज A, C and E ओनली आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नाउ बचे हुए ऑप्शन है कोटा एंड डायमेंशनल। सो ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, सो वो बेसिकली सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि उनका सेक्स क्या है, उनका जेंडर क्या है, व्हाट इज देयर नेम, देन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि हाइट, वेट। सो इनके मुताबिक सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, एंड बेसिकली इनके ऐसे सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एंड फ्रॉम दैट सब ग्रुप्स रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसर्चर स्टडी में चाहता है, एंड उन्हीं सैंपल्स को लेकर वो स्टडी करता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं है जब भी वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है। इफ़ यू कंपेयर कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देन दोनों भी आपको अगर देखेंगे सो ये दोनों भी एक्चुअली इक्वल है, बट यही डिफरेंस है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रैटा। ओके, बट कोटा सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं फ्रॉम द सब ग्रुप्स, बेसिकली वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जानबूझ के जो उसके स्टडी में उसे चाहिए। ओके, एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग ये भी एक कोटा सैम्पलिंग का ही टाइप है, बट जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सेक्स के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक सैंपल्स को चूज किया जाता है। सो डायमेंशनल सैम्पलिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यूनिक होते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे सेक्स, जेंडर कोई भी चलेगा, बट यहाँ पे उन्हीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। जैसे कि सिर्फ सेक्स के मुताबिक ही आप सिलेक्ट करोगे, सिर्फ जेंडर के मुताबिक ही करोगे, और सिर्फ हाइट के मुताबिक करोगे। दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, and that's why your correct answer should be 2. In the process of drawing a random sampling, which of the following process is in order of sequence? ओके, जब भी आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड से अगर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, देन उसका प्रोसेस क्या है इन द परफेक्ट सीक्वेंस। So define target population, then decide sample size, then list all the units of target population and drawing the sample by randomization,
then decide sample size, then define the target population, then list the units of target population and select the sample by randomization, then list all the units of target population, then decide sample size, then define the population and apply randomization. Drawing sample by randomization, then decide sample size, then define target population and list all units of target population. Okay, सो स्टूडेंट्स, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, राइट? बट उसमें भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर टारगेट पॉपुलेशन. ओके, देन योर सेकेंड स्टेप इज़ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सैंपल साइज चाहिए, मतलब आपको सैंपल में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, मतलब जैसे कि 50, 100 या फिर मोर देन दैट, वो डिसाइड करो. देन आफ्टर दैट लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, मतलब टारगेट पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को एक लिस्ट आउट कर दो. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन एंड देन आफ्टर दैट ड्रॉ द सैम्पल बाय द रैंडमाइजेशन, देन रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करो. सो अगर आपको रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करना है देन आप वो खुद मैन्युअली भी कर सकते हो, इधर आप लॉटरी मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो बेसिकली लॉटरी मेथड भी एक रैंडमली असाइंड सैम्पलिंग टेक्निक ही है, बट इसमें ऐसे नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड पार्टिसिपेंट्स को ऐसे नंबर्स असाइन किए जाते हैं एंड आप नंबर्स के मुताबिक रैंडमली सैंपल्स को चूज़ करते हो, मतलब आप रैंडमली किसी भी नंबर को चूज़ करते हो, और या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी रैंडमली सैंपल्स को चूज़ कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज पहले ही ऑप्शन में ये प्रॉपर सीक्वेंस दिया गया है. ओके, a researcher uses systematic random sampling from a company directory that has 600 employees listed in alphabetical order. Okay, if the desired sample size is 30 and the first name to be selected is number 8, which of the following will not be selected? Okay, so यहाँ पे रिसर्चर ने सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया है. ओके, ताकि वो फ्रॉम अ कंपनी डायरेक्टरी से 600 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सके. सो उसने 600 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया एंड उसकी जो सैम्पल साइज है वो है 30. सो 600 एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि योर कैपिटल एन इज 600, यानी कि योर टारगेट पॉपुलेशन इज 600. ओके, एंड योर सैम्पल साइज यानी कि स्मॉल एन इज 30. सैम्पल साइज मीन्स द साइज दैट यू वांट, ओके, इन योर स्टडी. ओके, उसे सैम्पल साइज कहा जाता है. एंड द फर्स्ट नेम टू बी सिलेक्टेड इज नंबर 8. सो उसने जो फर्स्ट नेम का एम्प्लॉय सिलेक्ट किया उसका नंबर था 8. ओके, मतलब 600 पॉपुलेशन है, सो उसने 1 to 600 ऐसे करके एम्प्लॉयज़ को सीक्वेंसली लगाया है अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड उसने असाइन किया कि मुझे 30 सैम्पल साइज चाहिए. ओके, देन आफ्टर दैट उसने जो पहला कैंडिडेट चूज किया वो था 8 नंबर का कैंडिडेट, 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरवल. ओके, व्हाट इज द इंटरवल और द सैम्पल इंटरवल क्या है. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 600 अपॉन 30 करना पड़ेगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन. सो इट्स वैल्यू विल बी 20. सो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरवल बनेगा अमंग द 600 एम्प्लॉयज़ वो रहेगा 20. मतलब आपका जो पहला इंटरवल रहेगा वो रहेगा 1 to 20, नेक्स्ट इंटरवल रहेगा 21 to 40, 41 to 60 लाइक दैट. ओके, अप टू द 600. एंड यहाँ पे 20 इंटरवल्स है. सबसे पहला कैंडिडेट था 8. ओके, देन आपका नेक्स्ट कैंडिडेट क्या होगा, 20 + 8, बिकॉज 20 इंटरवल्स है एंड 8th कैंडिडेट है, राइट. यानी कि 1 to 20 इंटरवल से अगर आपने 8th एम्प्लॉय को यूनिट चूज किया है देन इन 21 to 40 इंटरवल एज वेल आप 8th नंबर के ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे. सो इसमें से जो 8 नंबर का कैंडिडेट आएगा वो क्या आएगा, 28, राइट. फ्रॉम 41 to 60 अगेन इट विल बिकम 48. सो लाइक दैट. सो ये आपकी सीरीज रहेगी 8, देन 28, 48, देन इफ यू गो वेरी लॉन्गर देन
348, then 368, then 408, like that, 428, then 528, then 548, then 568. okay, like this. And that's why इनमें से जो नंबर नहीं आएगा वो है 558. अगर आप देखोगे, अगर आप 48 प्लस 20 करोगे देन आपको 68 मिलेगा. 68 प्लस 20 करोगे देन यू विल गेट 88. सो 88 इसमें आएगा. 368 तो आ गया है, आई हैव मेंशन्ड हियर. देन 428 भी आया है. सो बचा हुआ ऑप्शन है 558 जो नहीं आएगा इस लिस्ट में. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. सो स्टूडेंट्स, याद रखो कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं विच आर रियली वेरी ट्रिकी. बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये सैम्पलिंग टेक्निक कैसी है, वो कैसी है, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग that ensures proportional representation of all sections of population is technically called. So इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जो इंश्योर करता है कि टारगेट पॉपुलेशन के सारे सेक्शंस को हमने एक ही सैंपल में प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया है. So whether it is quota sampling, whether it is systematic, whether it is snowball, then stratified. So let me tell you one thing that इनमें से जो दो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि सिस्टमैटिक एंड स्ट्रैटिफाइड. ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. एंड जो कोटा एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये दोनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. ओके, सो मैंने आप सभी को तो कोटा, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक बता चुकी हूँ. सो द रिमेनिंग इज स्नोबॉल. सो स्नोबॉल ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. एंड इसमें सबसे पहले जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसकी जो साइज होती है वो बहुत कम होती है, मतलब लोग असल में होते ही बहुत कम है. एंड दैट्स वाई इसमें रिसर्चर क्या करता है, जितने भी सारे लोग हैं पॉपुलेशन में उनको वो इनकरेज करता है ताकि वो अदर लोगों को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करे. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज चेन सैम्पलिंग टेक्निक, बिकॉज लोग दूसरे लोगों को इनकरेज करते हैं, बुलाते हैं कि आप स्टडी में पार्टिसिपेट करो. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक. एंड इसे नॉन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे किसी भी प्रकार आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करते हो. जितने भी सारे लोग होते हैं पहले से ही ओके वो रैंडमली तो सिलेक्ट हुए नहीं है. रिसर्चर उनको बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करता है, बट ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिसर्चर उनको बोलता है कि आप दूसरे लोगों को भी इनकरेज करो, बुलाओ स्टडी में. एंड दैट्स व्हाई उनको भी पता है ना कि किन लोगों को बुलाना है, किन को नहीं बुलाना है. सो रैंडमली कोई भी चीज़ होती नहीं है. बट द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट कि which sampling method which ensures proportional representation of all sections of the population. So ये जो sampling technique है वो है stratified sampling technique. because ये तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि इसमें आप heterogeneous population में से homogeneous subgroups बनाते हो. So आप homogeneous subgroups में से randomly samples को select करते हो. So इसकी मदद से आप प्रोपोर्शनली सारे पार्टिसिपेंट्स को इसमें लाते हो. आई मीन टू से कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रोपोर्शनली एक ही सैंपल में इकट्ठा करते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो कोटा सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, उनमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है उसमें इस प्रकार का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है बिकॉज इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी. एंड सिस्टमैटिक में नहीं होता है बिकॉज उसमें आप एक प्रॉपर इंटरवल्स बना के वही इंटरवल्स को चूज करते हो, राइट. बट ऐसा इसमें होने के चांसेस बहुत कम है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रोपोर्शनली एक ही सैंपल में इकट्ठा करो बिकॉज यू डोंट नो कि किस इंटरवल पे कौन सा सैंपल है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 4. A researcher intends to study the adjustment problems of students who are slum dwellers. Okay, what should be the sampling procedure used for such a study?
सो यहाँ पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि स्टूडेंट्स के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स क्या है, बट ऐसे स्टूडेंट्स जो स्लम ड्वेलर्स है, सो उसके लिए वो कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर को यूज़ करेगा. सो वेदर ही विल यूज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक या फिर क्लस्टर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि अगर आपको ये स्टडी करना है, देन व्हाट यू विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आपके पास स्टूडेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट देखो ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली होमोजीनियस होंगे. होमोजीनियस का मतलब होता है कि उनके बीच में आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, बिकॉज दोज आर स्टूडेंट्स. बट इनमें से आपको स्लम ड्वेलर्स को ढूंढना है एंड आपको सिर्फ उनको ही स्टडी करना है. सो यहाँ पे होमोजीनियस में से आपको हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और सैम्पल आउट करना है जो स्लम ड्वेलर्स है, एंड इनके प्रॉब्लम्स को आपको स्टडी करना है. व्हाट आर द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस स्लम ड्वेलर्स. सो इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, कई ऐसे होंगे कि जिनको प्रॉब्लम्स है. दैट्स व्हाई दिस इज द हेट्रोजीनियस. बट स्टूडेंट्स विल बी मोर ऑफन होमोजीनियस. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई ऐसे सिचुएशन में आप जो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करोगे विच इज़ कॉल्ड एज क्लस्टर सैम्पलिंग. बिकॉज क्लस्टर सैम्पलिंग जब इस्तेमाल किया जाता है जब टारगेट पॉपुलेशन होमोजीनस है एंड उसमें से अगर आपको हेट्रोजीनस क्लस्टर्स को फॉर्म करके उनको आपको स्टडी करना है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है. इसमें बेसिकली जो टारगेट पॉपुलेशन होता है वो हेट्रोजीनस होता है एंड उसमें से आप होमोजीनस सब ग्रुप्स बनाते हो. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. बट इस सिचुएशन में आप क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज करोगे, यू वोंट यूज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ओके, to estimate the average work experience of MBA students at a management institute, 5 students are selected at random from each type of background, say commerce, science and engineering. This type of sampling is called. So again वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना है कि MBA स्टूडेंट्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस क्या है एट द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एंड उसके लिए आपने 5 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया है फ्रॉम ईच टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जैसे कि कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे आपके पास एक पूरा MBA स्टूडेंट्स का क्या है, टारगेट पॉपुलेशन का ग्रुप है, एंड इसमें से आपने 3 सब ग्रुप्स बनाए हैं. सो इनमें से सबसे पहला है कॉमर्स, दूसरा है साइंस, तीसरा है इंजीनियरिंग, एंड इनमें से आपने रैंडमली 5 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है. मतलब जैसे कि कॉमर्स में से आपने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, साइंस में से 5 को किया एंड इंजीनियरिंग में से 5 को किया, वो भी रैंडमली, एंड इन तीनों को मिला के आपने एक सैंपल को बनाया. सो व्हाट इज दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज कॉल्ड? सो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक है या फिर स्ट्रैटिफाइड है या फिर सिंपल रैंडम है या फिर क्लस्टर है. सो ऑब्वियसली इन दिस केस आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज करोगे, बिकॉज जो पूरा टारगेट पॉपुलेशन है वो है हेट्रोजीनस एंड उनमें से आपने होमोजीनस सब ग्रुप्स को बनाया है. बिकॉज कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, साइंस में सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स होंगे एंड इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग फैकल्टी के ही स्टूडेंट्स होंगे, एंड उनमें से आपने रैंडमली सैंपल्स को चूज किया है. सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ओके, विच वन इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड है. नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड का मतलब है कि probability sample method क्या है. so whether it is cluster, whether it is snowball, whether it is quota, whether it is purposive. So students, as you all know that cluster is a probability sampling method, that's why your correct answer should be 1. and snowball, quota and purposive ये तीनों भी non probability sampling methods है. एंड जो पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड है इसमें रिसर्च एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहता है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, एंड दैट्स वाई वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है उनके जिनके पास वो यूनिक एंड स्पेसिफिक
कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 10. वेरिएशन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन इज ड्यू टू. नाउ पॉपुलेशन मीन से सैम्पल मीन का वेरिएशन क्या है एंड बेसिकली वो किसकी वजह से आता है. सो वेदर इट इज कॉज ड्यू टू सैम्पलिंग एरर और रॉन्ग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और बायस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग एरर. ओके, एंड सैम्पलिंग एरर कहाँ से आती है. अगर आप रॉन्ग सैम्पल साइज को सिलेक्ट करते हो या फिर अगर आप रॉन्ग सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हो, देन उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर आती है. एंड सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसका मीन एंड जो सैम्पल पॉपुलेशन होता है उसका जो मीन है, उनके बीच में जो वेरिएशन है, सो दिस इज नथिंग बट द सैम्पलिंग एरर. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन, दैट इज सैम्पलिंग एरर. एंड अगर आप सैम्पलिंग एरर को कम करना चाहते हो, देन उसके लिए आपको इधर सैम्पल साइज को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज द सैम्पल साइज. जितना आप सैम्पल साइज बढ़ाओगे उतना सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगा. एंड दैट टू आपको करेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है. मतलब जिस जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करो. जिस जगह पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना है वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करो. एंड अगर आप रॉन्ग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को यूज़ करोगे देन उसकी वजह से डेटा कलेक्शन में बायस्ड आ जाता है. बायस्ड यानी कि आप जानबूझ के उसी डेटा को सिलेक्ट करते हो. सो दिस वुड बी द अनएथिकल थिंग. एंड एज वेल अगर आप बायस्ड एटीट्यूड रहेगा आपका यानी कि रिसर्चर का, देन उसकी वजह से भी बायस्ड डेटा आप सिलेक्ट करोगे. एंड ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.